नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के मोस्ट टॉपिक जो सभी भर्तियों के अंदर पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रिट हो, एसआई हो, पटवारी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण बिंदु रखने वाला ग्रामर का सबसे बेस्ट टॉपिक है जो संधि है। इसको हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। संधि, जैसे संधि की परिभाषा देखते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं एवं उनके मिलने से शब्द के उच्चारण एवं लेखन दोनों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो लेखन में परिवर्तन आता है उसे अपन संधि कहते हैं। और सीधी सरल भाषा में बोले तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण अपन देखेंगे, जगत धन ईश। यहाँ पे देखो त का द हो जाता है और बड़ी ई की मात्रा जो द के साथ लग जाती है तब ये बनता है जग। इधर लिख लिया अपन ने और त का द हो जाएगा और बड़ी ई की मात्रा यहाँ लग जाएगी और फिर ये अंतिम शब्द शेष, तो इसका बन जाएगा जगदीश। इसी प्रकार हम आगे संधि के सारे वेद पढ़ेंगे, वेद के अलग अलग उपवेद पढ़ेंगे, उसमें जो शब्द व्याकरण होंगी उसके जितने भी उदाहरण होंगे हम सब देखते जाएंगे। जैसे नोट देखते हैं, यदि वर्णों के आपस में मिलने से उच्चारण एवं लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे संधि न मानकर हम क्या मानेंगे? उसको हम संधि न मानकर संयोग मानेंगे। अगर परिवर्तन हो रहा है तो संधि हो जाएगी, परिवर्तन नहीं हो रहा है और शब्द जैसा का तैसा लिखा जा रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? संयोग मानेंगे। उदाहरण के तौर पे अपन देखेंगे युग धन बोध। अब देखो आप, ये युग का युग एज इट इज़ वापस लिखा गया है और बोध का बोध आया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसमें, तो ये संधि ना होकर क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? संयोग। अब देखते हैं हम संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी? स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। संधि के बाद एक वर्ण टॉपिक होते हैं, वर्ण विचार, उसमें हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। जो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है उसमें स्वर और व्यंजन का बताया हुआ है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना स्वर क्या होते हैं। वैसे हमारे 11 स्वर माने गए हैं जिसमें पूरे स्वर संधि के अंदर वही स्वर माने जाएंगे, उससे ही हम संधि पढ़ेंगे। अगर आपको स्वर के बारे में पता है तो हम स्वर संधि को बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि होती कैसे है। केवल आपको मैं 3 फॉर्मूले बताऊंगा, उसके आधार पे अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये संधि समझ में आ गई, आपके पूरी संधि समझ में आ जाएगी कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। सिर्फ आपको ये 3 फॉर्मूले समझने हैं। ये फॉर्मूले समझ में आ गए मतलब संधि समझना बहुत ईजी है। इन फॉर्मूलों को हम कैसे समझेंगे? देखो, संधि के भेद में सबसे पहला आता है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है कि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में इधर भी स्वर होगा और धन चिन्ह के बाद भी स्वर होगा। इसमें तो क्या होगा? प्रथम का अंतिम और धन चिन्ह के बाद दूसरे का प्रथम वर्ण। अगर स्वर है और इधर प्रथम का अंतिम स्वर है तो ये दोनों स्वर धन स्वर, तो कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। प्रथम का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और धन चिन्ह के बाद दूसरे का प्रथम वर्ण स्वर होना चाहिए, तो वो किस में चला जाएगा? स्वर संधि में। अब अपन उसी प्रकार इसको व्यंजन संधि को समझेंगे। ये तो हो गया संधि का प्रथम भेद स्वर संधि। दूसरा है अपना व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को देखते हैं तो इसके 3 भेद करेंगे हम। जैसे देखो, यही होगा सेम वापस, प्रथम का अंतिम क्या होगा? व्यंजन, दूसरे का प्रथम क्या होगा? स्वर। तो इसमें कौन सी संधि मानी जाएगी? तो इसमें व्यंजन संधि मानी जाएगी। कौन सी संधि मानी जाएगी? व्यंजन संधि। उसी की जैसे वापस और देखते हैं, दूसरे में क्या होता है कि स्वर प्रथम का अंतिम स्वर होगा और इधर दूसरे का प्रथम व्यंजन होगा, तो भी कौन सी संधि मानी जाएगी? तो भी व्यंजन संधि मानेंगे हम उसको। वैसे तीसरे में, तीसरे का प्रथम का अंतिम व्यंजन होगा और दूसरे का प्रथम भी व्यंजन होगा, इधर भी व्यंजन उधर भी व्यंजन, तो भी हम इसको कौन सी संधि मानेंगे? व्यंजन संधि बोलेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया ना कि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर चाहे वर्ण व्यंजन हो या दूसरे का प्रथम वर्ण स्वर हो तो भी अपने को व्यंजन संधि मानना है, और प्रथम का अंतिम वर्ण स्वर हो
और दूसरे का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो भी हमें व्यंजन संधि माननी, अगर दोनों साइड व्यंजन हो तो भी हमारे लिए व्यंजन संधि होगी। अब देखते हैं हम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है विशेष, ये देखिए आप कि प्रथम स्वर का अंतिम वर्ण हमेशा क्या होगा, विसर्गी होगा। विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है, ये किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग का चिन्ह होगा, उसके बाद धन चिन्ह आएगा, धन चिन्ह के बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। स्वर होगा तो भी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। अगर व्यंजन है तो भी संधि कौन सी मानी जाएगी, विसर्ग संधि ही मानी जाएगी। क्योंकि और सबसे पहले इधर विसर्ग ही रहेगा, हमेशा इधर विसर्ग रहेगा, लेकिन इधर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। उसको हम कौन सी संधि मानेंगे, उसको हम विसर्ग संधि मानेंगे। कौन सी संधि मानते हैं, विसर्ग संधि। तो हमने पहले संधि में वही देखा था ना, स्वर में क्या होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल। तो देखो स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, संधि का पहला भेद है स्वर संधि भेद। तो स्वर संधि क्या होती है, देखो और मैंने पहले बताया था कि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, वो स्वर संधि कहलाता है। जब स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखो ये इधर भी स्वर होगा, धन चिन्ह के बाद भी क्या होगा, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा, इधर दूसरे का प्रथम वर्ण स्वर होगा, तो ये कौन सी संधि कहलाएगी, स्वर संधि। अब हम देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं। सबसे पहले आता है यण संधि। स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं, 5 भेद। पहला है यण संधि, दूसरा अपन देखेंगे अयादि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा दीर्घ संधि, पांचवा वृद्धि संधि। अब हम स्वर संधि के भेदों को एक एक भेद करके अपन पढ़ेंगे। जैसे अपन ने देखा था स्वर के साथ स्वर का मेल होता तो स्वर संधि हो जाती है, ठीक है ना। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्वर संधि के 5 भेद में से। सबसे पहला भेद पढ़ेंगे अपन यण संधि वाला। यह है यण संधि। क्या होता है यण संधि में, देखो इक यण, ई उ री और री, य व र और री, य पे हलंत होगा, व पे हलंत होगा, र पे हलंत होगा, ठीक है ना। जैसे देखो यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई उ री के स्थान पर य व और र का आदेश हो जाता है। ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा तो य का आदेश हो जाएगा, और उ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो व का आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो र का हमेशा आदेश हो जाता है। और ये चीज़ अपने हिंदी में नहीं आती है, ठीक है ना। ये चीज़ अपने हिंदी में नहीं है, ये सिर्फ संस्कृत के लिए है। अपने को सिर्फ ये 3 चीज़ें पढ़नी है। ई आए तो य का आदेश, उ आए तो व का आदेश, री आए तो र का आदेश हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था ना, ये ल अपने री हिंदी में नहीं है, तो नोट ये है कि री संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण माना जाता है, परंतु हिंदी में री वर्ण नहीं माना जाता है। इसको संस्कृत व्याकरण के अंदर मान्यता है री को, इसलिए ये री स्वर में आता है, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हिंदी में नहीं आता है। जैसे अपन देखेंगे यण संधि का उदाहरण, एक उदाहरण से अपन शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे इसकी संधि की जाती है, कैसे इसका शब्द बनाया जाता है, विच्छेद किया जाता है। तो आपके सामने लिखा प्रत्येक, देखो ये प्रत्येक लिखा। अब इसका अपन ने विखंडन किया या खंडन किया, एक एक वर्ण को अलग किया, प्र अलग किया, फिर ये त, फिर य के ऊपर ए की मात्रा, ये ए और ये क। तो अब देखो यण संधि करने के सबसे सरल नियम है, और सिर्फ मैं आपको 3 नियम बताऊंगा। उस 3 नियम के आधार पे आप देखते ही सीधा आपको समझ में आ जाएगा इसमें यण संधि है, और इसको करना कैसे है, विच्छेद कैसे करना, शब्द कैसे बनाना है, आप 1 मिनट में बनाना सीख जाएंगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक एक। पहले तो मैं आपको इनके नियम लिखा देता हूँ कि आपको देखो कि कैसे आपको यण संधि समझनी है। सिर्फ वो 3 चीज़ें आपको समझ में आते ही आप अपने आप उस शब्द को समझ जाओगे इसमें यण संधि है। अब हम आगे चलते हैं। देखो जैसे अपन ने लिखा था ना वहाँ पे ई उ और री, तो यहाँ पे ई उ, इसमें अपन ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों स्वर समान मानने हैं। इसमें ई दीर्घ भी है और उ दीर्घ वाला भी, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ स्वर, दोनों सम्मिलित है। अब देखते हैं अपन यण संधि युक्त पदों का विच्छेद कैसे करना। देखो क्या होता है यण संधि में, जैसे य व र,
से पहले कोई भी आधा अक्षर हो तो वह यण संधि मानी जाती है। अगर किसी भी शब्द में य व र से पहले कोई भी आधा अक्षर होगा तो आपको सीधा देखना है वहाँ पे यण संधि मानी जाएगी, ठीक है ना। अब यण संधि में क्या करना है, अब देखो उसका शब्द कैसे करेंगे अपन, संधि युक्त पद का विच्छेद कैसे करेंगे। तो देखो सर्वप्रथम आधा अक्षर जो लिखा होगा ना उसको अपन क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसके आधे अक्षर के बाद य है कि व है या र, इन तीनों में से किस वर्ण की उपस्थिति है। अगर य होगा तो ई आ जाएगा, व होगा तो उ आ जाएगा और र होगा तो री का आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ण की उपस्थिति के अनुसार हमें ई उ और री की मात्रा लगानी है। अगर ये आया तो ई की मात्रा लग जाएगी, ये हर्ष और दीर्घ दोनों आ जाएंगी, और वह आया है तो यहाँ पे उ और वह दोनों लग जाएंगे, और र आया तो री लग जाएगा, ठीक है ना। लगाना कब, एक सर्वप्रथम आधे अक्षर को पहले अपन पूरा कर देंगे, उसके बाद उस आधे अक्षर के बाद यह है, वह है या र है, ये देखना हमें। अगर यह होगा तो हम ई की मात्रा लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ वह है और आप ई की मात्रा लगा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यह होगा तो ही ई का आदेश होगा, और वह है तो ही उ का आदेश होगा। अगर र आ रहा है तो वहाँ पे री का आदेश होगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर उसमें क्या होता है, आगे बढ़ेंगे तब अपन य व र को छोड़कर, य व र को छोड़कर शेष शब्दांश को अपन धन चिन्ह के आगे लिखा देंगे। ये कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह के आगे, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, या अपन एग्जांपल करते हैं। जैसे अपन एक शब्द लिखते हैं, यहाँ पे अपन ये शब्द लिखा व्यायाम, ठीक है ना, ये अपन ने लिखा व्यायाम। अब देखो इसमें सर्वप्रथम हम आधा अक्षर, इसमें क्या है, तो इसमें आधा अक्षर व है, और वह किससे पहले हैं, य व और र से पहले हैं। तो यहाँ व से पहले, य से पहले व आ गया। अगर यहाँ पे य व र नहीं होता और कोई दूसरा वर्ण होता तो अपन उसको यण संधि नहीं मानते हैं, ठीक है ना। जब य व र आ रहा है तो यण संधि है। अब देखो य व र से पहले कोई भी आधा अक्षर है तो उसे पूरा लिख दो, तो अपन पहले इस व को पूरा लिख देते हैं। ये अपन ने यहाँ व पूरा लिख दिया, ठीक है ना। फिर व के आगे देखो, व के आगे यह लिखा हुआ है, ठीक है ना, यह लिखा हुआ, तो इस कारण व य के अनुसार किसकी मात्रा चली जाएगी, ई की मात्रा आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब अपन इसके ऊपर ई की मात्रा लगा देते हैं। किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की मात्रा, ठीक है ना। ये अपन ने लगा दी ई की मात्रा, ठीक है ना। फिर य व र को छोड़कर शेष शब्दांश को धन चिन्ह के आगे लिख देना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अपने लिख दिया धन चिन्ह। अब यहाँ देखो ये य चला, य के मात्रा होगी ई, तो अब यहाँ पीछे क्या बचा, अ बचा, तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और ये शेष शब्दांश क्या हो जाएगा, आयाम। तो इसका हो जाएगा विधन आयाम। समझ में आ गया, बहुत सरल सा है, इसको ऐसा कुछ कठिन समझने जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि य व र, अगर इन तीन से पहले कोई भी आधा अक्षर आ रहा है तो अपने को सीधा वहाँ पे यण संधि पे टिक लगाना। प्रश्न आ जाएगा जैसे प्रत्येक लिखा हुआ है, ये प्रत्येक लिखा हुआ है, इसमें कौन सी संधि है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि य व र से पहले आधा त है तो यहाँ पे सीधी सीधी यण संधि आ गई, ठीक है ना। अब जैसे प्रश्न बन गए आपके सामने, एक प्रश्न बनता है अभ्यर्थी, ये शब्द लिखा हुआ है अभ्यर्थी, अभ्यर्थी के अंतर्गत कौन सी संधि है, वहाँ पे लिखा आ जाएगा व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या व्यंजन विसर्ग के कोई भेद बता देगा, या स्वर संधि। तो आपको यहाँ पे कौन सी संधि करनी है, यण संधि करनी है, ठीक है ना। क्योंकि यह भी य से पहले कौन सा है, आधा भ आ गया। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन, ठीक है ना। ये देखो ये अ का अ हो जाएगा, इस आधे भ का अपन पूरा ब कर देंगे। अब य के अनुसार किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की मात्रा आएगी यहाँ पे, तो ये ई की मात्रा अपन ने यहाँ पे लगा दी। फिर धन चिन्ह लगा दिया, धन चिन्ह लगाने के बाद शेष शब्दांश क्या बचा, ये य चला गया तो पीछे क्या बचा, अ बचा, तो ये अ का अ और थी का थी आ जाएगा, तो अभिधन अर्थी। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें कौन सा नियम चल रहा है, इसमें ये नियम चलेगा ई के स्थान पर य का होना, ठीक है ना, ई के स्थान पर य। देखो इसी प्रकार अपन एक दो और उदाहरण देखते हैं। जैसे और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये लिखा अपन ने व्यू, ठीक है। अब इसमें भी देखो ये आ गया और आधा वह है, तो इस वह को अपन पहले पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद वापस ये आ गया तो मात्रा किसकी लग जाएगी, ई की मात्रा, ये ई की मात्रा अपन ने लगा ली। फिर धन चिन्ह लगाएंगे, ये धन चिन्ह लगाए। अब जब यह बदल गया ई में तो पीछे क्या बचा, पीछे यहाँ पे बचा उ,
तो ये अपन कौन सा ऊ वाला, बड़ा वाला ऊ है, ये ऊ दीर्घ ऊ कर लिया और ये ह कर देंगे, ये हो जाएगा व्यो। समझ में आया? बहुत सिंपल सी है। अब देखो जैसे अपन ने एक शब्द और ले लेते हैं आपके लिए, जैसे ये अपन ने लिखा, एक शब्द लिखते हैं न्यून, ठीक है ना, ये लिखा अपन ने न्यून। अब न्यून में भी देखो आधा न है, उसके बाद क्या है, यह आ रहा है, तो इस यह में अपन क्या करेंगे, इस यह न को पहले पूरा लिख दिया, ये न पूरा लिख लिया। अब यह के अनुसार मात्रा किसकी लगेगी, ई की, तो ये ई की मात्रा लगा ली। फिर अपन क्या करेंगे, धन चिन्ह, फिर वापस पीछे क्या बचा है, ये ऊ बचा है, दीर्घ ऊ बचा है, ये अपन ने दीर्घ ऊ लिख देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, न, तो नी धन उन, न्यून। और देखो एक दो उदाहरण और देख लेते हैं अपन, जिससे आपको लगेगा कि बहुत सरल है। जैसे अपन देखते हैं व्यापक, ये लिखा अपन ने व्यापक। अब यहाँ व्यापक में देखो, व्यापक में भी आधा व से पहले यह आ रहा है, तो इस व को अपन पूरा करेंगे, फिर यह के अनुसार ई की मात्रा लगा देंगे, पीछे बचा आपक, ये विधन आपक, व्यापक। बहुत सरल संधि है। अब आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यह से पहले आधा अक्षर होना चाहिए, य व र से पहले कोई भी आधा अक्षर होगा, य व र से पहले आधा अक्षर, तो यण संधि मानी जाएगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जहाँ भी आपको आधा अक्षर मिल रहा है समझ में आ जाना चाहिए। और आधा अक्षर बहुत सारे शब्दों में आते हैं, लेकिन उसके बाद य व र वर्ण होना चाहिए। अगर य व र वर्ण नहीं है तो वह यण संधि नहीं मानी जाएगी। जैसे अपन 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अभी मैं और बताता हूँ आपको, जैसे त्रिअक्षर, ठीक है, ये लिखा हुआ त्रिअक्षर। अब देखो इस य से पहले क्या है, त्र आधा है, तो इस त्र को अपन पहले पूरा कर देते हैं, ठीक है। अब य के अनुसार मात्रा किसकी लगा देंगे, ई की मात्रा, ये ई की मात्रा। फिर धन चिन्ह आ गया, अब पीछे क्या बचा, य में ई चला गया, तो पीछे य में अ बचा, तो यहाँ पे अ का अ और ये श, त्रिअक्षर, ये आपकी होगी यण संधि। अब देखो दूसरा है, पहला तो हो गया अपन ने क्या पढ़ा था, ई और य, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, व, ठीक है। ये देखते हैं अपन ई के स्थान पे, जैसे अपन लिख रहे हैं यहाँ पे ऊ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के स्थान पर व के उदाहरण, ठीक है ना, ये व, इसके उदाहरण पढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, एक शब्द देता हूँ आपको मैं, स्वागत। क्या है, अब देखो आप अपना पहले क्या था, य व र से पहले कोई भी आधा वर्ण आए तो वह कौन सी संधि मानी जाएगी, यण संधि मानी जाती है। अगर यह आ रहा है तो यह के जगह ई का आदेश हो जाएगा, व आ रहा तो ऊ का आदेश हो जाएगा, और र आ रहा तो री का आदेश हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि यह र व से पहले आधा अक्षर आ गया, इसका मतलब यण संधि है। अब व से पहले आधा अक्षर आ गया तो अपन पहले क्या करेंगे, इस स को इस पूरा कर देंगे, ये स अपन ने पूरा कर लिया, ठीक है। इस अब व के अनुसार मात्रा किसकी चली जाएगी, ऊ की मात्रा चली जाएगी, तो ये ऊ की मात्रा अपन लगा दी। फिर धन चिन्ह आ जाएगा, ये धन चिन्ह। अब व तो ऊ में चला गया, पीछे क्या बचा, अ बचा, तो अ और ये क्या मात्रा किसकी, आ की, तो ये आ और शेष शब्दांश क्या है, गत, तो सुधन आगत, स्वागत। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। इसमें बहुत सरल है, समझने के लिए ऐसा कुछ है नहीं इतना कि दिमाग लगाना पड़े। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना, य व र से पहले आधा अक्षर हो गया तो उसमें यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। और उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे अपन देखा ये अनविक्षा, ये लिखा हुआ अनविक्षा। अब अनविक्षा में क्या होता है, देखो ये अ का अ अपन ने लिख लिया, ठीक है। इस न को अपन ने पूरा कर लिया, व के अनुसार मात्रा लगा देंगे ऊ की, ये अपन ने ऊ की मात्रा लगा दो, इसमें ये ऊ की मात्रा लगा दी, ठीक है। अब धन चिन्ह आ गया। अब देखो मात्रा किसकी, व के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, तो ये बड़ी ई की मात्रा लगा के इक्षा, अनुधन इक्षा, अनविक्षा। जैसे आपको मात्रा अगर छोटी दी की आ रही है तो छोटी, जैसे यहाँ आ था तो आ गया, उसी अकॉर्डिंग अपने को चलना। जैसे आप देख लो, एक और बताता हूँ मैं आपको, अन्वेषक। अब देखो
अन्वय से क्या, फिर व से पहले आधा अक्षर आ गया न, तो यहाँ पे अ का अ कर देंगे, न पूरा कर देंगे, न के अनुसार ऊ की मात्रा लगा देंगे, धन चिन्ह लगा दिया अपने। अब देखो व चला गया ऊ में, तो पीछे क्या बचा, ए की मात्रा, तो ये अपन ए का ए लिख लेंगे और श का श और क अनुवेशक। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। एक दो उदाहरण और बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे अपन ने पढ़ा तनवंगी, ये तनवंगी। अब देखो व से पहले आधा न आ गया, ठीक है ना, य र ल व से पहले कोई भी आधा अक्षर होगा तो अपनी यण संधि हो जाएगी। तो उसका संधि पद बनाने का सीधा तरीका है कि य र ल से पहले कोई भी वर्ण हो उसको पहले पूरा कर देंगे, फिर य व र के अनुसार आदेश हो जाएगा ई उ री का, फिर उसके बाद अपने शेष शब्दांश को धन चिन्ह के आगे लिखना है। जैसे अपन ने लिखा तनवंगी, जैसे व से पहले आधा अक्षर न है तो इस न को अपन ने पूरा कर लिया, ठीक है ना। तनवंगी का अब न, अब क्या करेंगे अपन, व आ रहा है तो व के अनुसार किसकी मात्रा लगा देंगे, ऊ की मात्रा लगा देंगे। ये ऊ की मात्रा लगा ली, धन चिन्ह आ गया और पीछे क्या बचा, व ऊ में चला गया, अ बचा इसमें, ये अ और अ के ऊपर न की बिंदी आ गई, ये तनवंगी, तनवंगी हो गया तनवंगी का। ये है आपका यण संधि। अब हम देखेंगे री के स्थान पर र के उदाहरण। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ई के स्थान पे और फिर ऊ के स्थान पे पढ़ा था और ऊ का वह होता था और ई का यह हो रहा था। अब अपने यहाँ पे री और री के स्थान पे र के उदाहरण पढ़ने हैं, ठीक है ना। देखो जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूँ, कोई भी एक शब्द ले लेते हैं अपन। जैसे अपन ने लिया मात्रांश, क्या लिया, मात्रांश। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, त्र है। त्र किससे मिलके बना, त्र कौन सा वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, तो ये किससे मिल, त के बाद र मिलकर त्र बनता है। अतः विच्छेद करते समय हम इस त को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखो ये त और ये र से मिलकर बनता है त्र, ठीक है ना। अब इसको अपन देखते हैं कैसे पूरा करते हैं। जैसे ये माँ आ गया तो ये माँ शब्द अपने पहले पूरा लिख लिया। अब यहाँ पे त से मिलके बना है तो ये त आधा था इसमें, तो ये अपन ने त को पूरा कर दिया, ठीक है ना। अब जब र आ रहा है तो किसकी मात्रा लगेगी, री की मात्रा, ये री की मात्रा अपन ने लगा दी, ठीक है ना। जब त और र दोनों चले गए, पीछे क्या बचा, अ, तो ये अ लिख दिया और इसके पीछे अंश, मात्र धन अंश, मात्रंश। जैसे और एक और बता देता हूँ शब्द आपको, जैसे देखो मात्राज्ञा, ठीक है ना। वही माँ का माँ पूरा वापस लिख लेंगे अपन, माँ का माँ, यहाँ त और र से मिलके त बना है, ये तो त अपन ने लिख लिया और र के अनुसार री की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे और पीछे क्या बचा, आज्ञा, ये अपना आ गया आज्ञा। तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत सरल संधि है। एक और देख लेते हैं अपन, जैसे मात्रर्थ, ठीक है ना। अब ये देखो माँ का माँ यहाँ पे लिख लो वापस आप, त धन में र है तो त्र और यहाँ अर्थ, ये मात्रर्थ। इसमें आधा वर्ण त है, ठीक है ना, त और र से मिलके बना त्र, तो इसमें जो आधा त है तो अपन उसको पूरा करेंगे, ये त आधा है तो इसको पूरा कर लेंगे और र के अनुसार री की मात्रा लगा देंगे और ये पूरा शब्दांश लिख लेंगे, ठीक है ना। ये अपने क्या है, संधि का पहला भेद था स्वर संधि। स्वर संधि का भी पहला भेद है, उसमें उपभेद अपन मानते हैं उसको यण संधि। यण संधि जो है वो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी संधि पढ़ेंगे, अयादी संधि। अगर आपको समझ में आई हो संधि तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और इसी प्रकार मैं आपको सरल से सरल संधि पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जितने सरल होगा उतना आपको सरल बताऊंगा। और पूरी संधि होने के बाद एक क्विज़ बनाऊंगा जो आने वाले राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इस प्रकार मैं एक क्विज़ का भी अलग से वीडियो बना के डालूंगा। थैंक यू सो मच।